Hi guys, this is CA दिव्यांग ज्ञानचंदानी. वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल. सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करूंगा. आज की इस वीडियो में हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कर लेंगे. ठीक है, आप सबसे पहले मेरे साथ सारे कॉन्सेप्ट कर लो. कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा. इसके बाद आप आईसीएआई का स्टडी मैट वाली वीडियो देख लो. आईसीएआई का स्टडी मटेरियल पूरा खत्म हो जाएगा. कंपाइलर की वीडियो देख लो. आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एंड टू एंड पूरा बहुत बढ़िया तरीके से खत्म हो जाएगा. ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं. ये नोट्स है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल भी दूंगा. बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक तरीके से स्टार्ट करते हैं. आओ, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम. बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में आपको टोटल मिलाकर के 3 चीजें पढ़नी है. सबसे पहला, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम. सर क्या होता है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम? जब कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स अपनी अपनी किताब अलग अलग बनाते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड. बेटा, इंटीग्रेटेड होगा जब दोनों साथ में बन जाएंगे. ठीक है, तो नॉन इंटीग्रेटेड के लिए क्या बोलोगे? हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, मतलब कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स अलग अलग चल रहे हैं. इंटीग्रेटेड दोनों साथ में चल रहे हैं. और रिकंसिलेशन का मतलब क्या होगा? रिकंसिलेशन का मतलब जब आप कॉस्ट के हिसाब से प्रॉफिट निकालोगे और आप अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस निकालोगे तो दोनों को अपन कैसे रिकंसाइल करेंगे. मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट या लॉस अकाउंट्स के प्रॉफिट या लॉस से कैसे आपका रिकंसाइल होगा, ये अपने को सीखना है. ठीक है जी, आगे चल सकता हूं? हाँ सर, आओ. नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम. सबसे पहले बेटा, नॉन इंटीग्रेटेड को समझने से पहले जब आप छोटे बच्चे हुआ करते थे, जब तुम्हारी नाक भा करती थी, तो आपको ध्यान होगा अकाउंट्स में आपको स्कूल वाली मैडम ने बताया होगा कि अकाउंट्स में टोटल मिलाकर के 3 अकाउंट होते हैं. जल्दी से नाम बताओ. रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. तो बेटा, कॉस्टिंग में रियल और पर्सनल अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है जब नॉन इंटीग्रेटेड की बात हो रही है, क्योंकि रियल अकाउंट होता है जनरली एसेट से रिलेटेड, पर्सनल अकाउंट होते थे किसी पर्सन से रिलेटेड, जैसे डेटर क्रेडिटर. इनका हमें कोई लेना देना नहीं है. हम इनकी जगह जो वर्ड यूज करेंगे वो करेंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो. मैं अपनी सारी क्लासेस में वीडियो में कॉस्ट लेजर कंट्रोल यूज करता हूं. आईसीएआई कभी कॉस्ट लेजर कंट्रोल करेगा, कभी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करेगा. ठीक है जी, तो हमें ये यूज ही नहीं करना, हमें इसकी जगह यूज करना है कॉस्ट लेजर कंट्रोल या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है सर. और एक बच गया आपका नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल का तो मतलब ही होता है खर्चे और इनकम से रिलेटेड, क्योंकि वहां खर्चे सारे आते हैं, ये अकाउंट खर्चों से रिलेटेड है. तो नॉमिनल अकाउंट में आने वाले सारे आइटम्स या सारे अकाउंट्स वो हमारे कॉस्टिंग में एज इट इज यूज हो जाएंगे. ठीक है सर, यहां तक समझ आया? अब इसके बाद आगे बढ़ने से पहले बेटा आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए गुड्स का फ्लो कैसे होता है. सबसे पहले सप्लायर से गुड्स आएंगे मेरे पास, जिसको बोला जाता है रॉ मटेरियल मेरे पास आए, उसका इस चैप्टर में नाम है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट. ठीक है सर. फिर रॉ मटेरियल स्टोर में आ गया, स्टोर के बाद सारी की सारी प्रोडक्शन फैक्ट्री में होगी, तो अपन क्या बोलेंगे? फैक्ट्री का नाम WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है. ठीक है, आ गया ना? वीडियो सब सही चल रही है ना? एकदम बढ़िया मस्त बता देना हाँ सही है. ठीक है, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक करके जाना वीडियो को. चैनल को सब्सक्राइब कर लो. कॉस्टिंग एफएम सारा मटेरियल आपको यहीं मिलेगा. आओ, फैक्ट्री, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट. फिर आता है वेयर हाउस. वेयर हाउस में हम बोलते हैं क्या रखे जाते हैं? फिनिश गुड्स. तो नाम क्या हो जाएगा? फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. फिर लास्ट है शोरूम. शोरूम का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, और शोरूम से सारा सामान निकाल करके कौन ले जाएगा? कस्टमर ले जाएगा. तो बेटा ये नाम अच्छे से ध्यान रखना. मैं दोबारा बता देता हूं. सबसे पहले रॉ मटेरियल हमारे पास आएगा तो उसका नाम है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट. फिर रॉ मटेरियल से सामान जाएगा फैक्ट्री में, हम उसका नाम रखेंगे WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस है. फिर यहाँ से सामान पूरा हो गया, फिनिश हो गया, तो वेयर हाउस में रखा जाता है जिसका नाम है फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट. और फिर यहाँ से शोरूम में रखा जाता है जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट. अगर आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर है तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, वरना वीडियो पॉज करो, अभी के अभी पॉज करो और ये 4 नाम बोलो. ठीक है, देखा नहीं करी ना वीडियो पॉज? जल्दी से वीडियो पॉज करो और मेरे साथ 4 नाम बोलो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, कौन कौन से 4 नाम थे? सबसे पहले रॉ मटेरियल, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये लो आपके स्क्रीन से हटा देता हूँ. हाँ,
तो सबसे पहला है रॉ मटेरियल जिसका मतलब है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिर है आपका फैक्ट्री जिसको बोला जाता है WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिर उसके बाद है आपका वेयर हाउस फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, लास्ट है शोरूम कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। आओ आप सारी एंट्री करेंगे। सबसे पहले आपने मटेरियल को परचेज करा, तो मटेरियल आप डायरेक्ट खरीद के आओ या इनडायरेक्ट खरीद के आओ, तो नॉर्मल एंट्री क्या करते हैं, जब आप रॉ मटेरियल लाते हो तो परचेज दिस टू बैंक। अब यहाँ बैंक तो यूज होगा नहीं क्योंकि रियल पर्सनल अकाउंट है, तो अपन क्या एंट्री करेंगे, मटेरियल लाए हो तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, बैंक यूज नहीं होगा। ठीक है, मटेरियल तो खर्चा है, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, अब उस मटेरियल को मैं स्टोर में ले गया, आपको पता है अकाउंट्स डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो क्या करेंगे, स्टोर को मिला, स्टोर डेबिट, और आपने पहले किसको डेबिट करा था, मटेरियल कंट्रोल को, उसे क्या कर दो क्रेडिट। बिल्कुल नॉर्मल है, हाँ सर बिल्कुल नॉर्मल, एकदम मजेदार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो दो चीज हो गई, जब आपने मटेरियल खरीदा बाहर से तो एंट्री करी मटेरियल कंट्रोल डेबिट टू कॉस्ट लेजर, फिर दूसरी एंट्री स्टोर को मिल गया, जिसको मिलेगा वो डेबिट होगा, तो स्टोर डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। और अगर आप चाहो तो आप इसकी कंबाइन एंट्री पास कर सकते हो, इसकी कंबाइन एंट्री वही बनेगी जो मैं अभी बोल रहा था, स्टोर लेजर डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। आप सारे क्वेश्चन में यही एंट्री पास करके आ सकते हो डायरेक्टली। आपने मटेरियल खरीदा मतलब स्टोर में लाए होगे, तो स्टोर डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। अब आप सोचो आपने ये सामान वापसी कर दिया, अगर आपने ये सामान वापसी कर दिया सप्लायर को, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, ये देखो ये हो गया। अब आपने मटेरियल वापसी करा तो एंट्री बनी कॉस्ट टू स्टोर्स। ध्यान रखना मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर बोल दो, या इसी को कभी कभी क्वेश्चन में परचेज रिटर्न के नाम से यूज करेगा, इसी को रॉ मटेरियल क्रेडिटेड बाय द सप्लायर के नाम से यूज करेगा। रॉ मटेरियल क्रेडिटेड बाय द सप्लायर का मतलब क्या है, सप्लायर ने क्रेडिट करा है, मतलब उसे मिला है सामान, मतलब हमने वापसी करा होगा ना, इसीलिए। तो एंट्री क्या बनेगी, कॉस्ट टू स्टोर्स। ठीक है सर, आपने मटेरियल इशू करा फैक्ट्री में, अब फैक्ट्री में मटेरियल इशू करोगे तो दो प्रकार के मटेरियल होंगे, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल कभी भी फैक्ट्री में जाता है तो वो सीधा WIP को डेबिट करेगा, तो WIP डेबिट, सामान कहां से आया, स्टोर से, तो क्या करेंगे WIP डेबिट टू स्टोर्स। ये देखो सामान कहां से आया, तो सीधी सी बात है ना, स्टोर से सामान निकल करके फैक्ट्री के पास गया तो फैक्ट्री को मिला, फैक्ट्री क्या करेगा, डेबिट, मतलब WIP डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है सर, लेकिन सर अगर यही इनडायरेक्ट मटेरियल होगा तो इनडायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड होता है, और ओवरहेड में अंडर या ओवर रिकवरी होती है, तो हमें दो एंट्री पास करनी है। मेरे साथ समझना, दो एंट्री क्या है, पहली एंट्री खर्चा करने की, तो फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करना है, इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, तो पहली एंट्री होगी फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट, और आया कहां से सामान, स्टोर से, तो टू स्टोर। तो पहली एंट्री तो बेटा नॉर्मल है, फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर्स, मतलब खर्चा करा कितना, इनकर करने की एंट्री। अब आपने इनकर तो कर दिया, लेकिन इसको प्रोडक्ट पे तो डालोगे ना, जैसे पेन है, मान लो इस पे कोई इनडायरेक्ट मटेरियल लगा, तो फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा आपने कर दिया, अल्टीमेटली वो पेन पे तो आएगा ना, और पेन अभी तक WIP की स्टेज पे, मतलब फैक्ट्री की स्टेज पे, तो दूसरी एंट्री होगी WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये ध्यान रखना, अगर फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ डेबिट है तो यही यहाँ क्रेडिट होगा, और अल्टीमेटली सब कुछ अभी तक WIP पे जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, पेशेंस रखना, खत्म होने तो सब समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, पहली एंट्री सर फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर क्यों करी, क्योंकि मटेरियल था वो स्टोर से आया होगा, और आगे फैक्ट्री ओवरहेड के आगे कॉस्ट ध्यान में रखना, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद WIP वर्क कॉस्ट आती है ना, तो WIP में जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो बनेगा अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी। जैसे आपने खर्चा तो कम करा बट रिकवरी ज्यादा हो गई तो ओवर रिकवरी है। ओवर रिकवरी का मतलब फायदा होता है, तो कॉस्टिंग पीनल को क्रेडिट करोगे और ऊपर लिख दोगे क्या, फैक्ट्री ओवरहेड। ऐसे अंडर रिकवरी है तो उल्टी एंट्री हो जाएगी। ये मैंने फैक्ट्री ओवरहेड का साथ में अकाउंट भी बना दिया। डेबिट साइड में आएंगे सारे खर्चे, जहां जहां फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट होगा, और दूसरी तरफ आएंगे एब्जॉर्ब के खर्चे। अगर यहाँ बैलेंसिंग फिगर होगी तो कॉस्टिंग पीनल आ जाएगा, इसको बोलेंगे अंडर रिकवरी, इसको बोलेंगे ओवर रिकवरी। ठीक है, कभी भी कॉस्टिंग पीनल डेबिट हो रहा है मतलब नुकसान है तो अंडर रिकवरी है, कॉस्टिंग पीनल क्रेडिट हो रहा है मतलब ओवर रिकवरी है। ठीक है जी, यहां तक मटेरियल हो गया। आगे देखो मटेरियल, बेटा अगर मटेरियल आपने स्टोर को वापसी करा तो किसने वापसी करा, अब मटेरियल स्टोर पे वापसी आया है तो आगे से आया होगा ना फैक्ट्री से, तो स्टोर को मिला, स्टोर तो डेबिट होगा। अब अगर डायरेक्ट मटेरियल है तो सीधा लिख देना टू WIP, इनडायरेक्ट है तो लिखना टू फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि सबसे पहली एंट्री आपने करी थी फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर्स इनडायरेक्ट की, तो इसी की उल्टी एंट्री पास करोगे स्टोर टू फैक्ट्री ओवरहेड। और डायरेक्ट की क्या होगी, डायरेक्ट की होगी स्टोर टू WIP, कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हो।
ठीक है सर, आगे आना। मटेरियल डायरेक्टली परचेज बाय द फैक्ट्री, अगर मटेरियल सीधा सीधा बाहर फैक्ट्री वालों ने खरीद लिया, मटेरियल परचेज स्पेशली फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए सीधा जाके खरीद लिया, तो खरीदा WIP ने है ना, तो WIP डेबिट करेगा। WIP डेबिट, पहले अपन WIP को डेबिट करेंगे टू, कहां से सामान लेकर के आओ, सीधा बाहर से, तो पैसे दिए होंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, या तो पैसे दिए होंगे क्रेडिट पे खरीदा होगा, तो WIP डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। एक जॉब से दूसरी जॉब पे आपने कुछ भी ट्रांसफर करा, तो जिस जॉब को मिला है, जैसे जॉब 2 को मिला, जॉब 2 डेबिट टू जॉब 1। एक डिपार्टमेंट A ने सामान दिया डिपार्टमेंट B को, तो एंट्री क्या होगी, डिपार्टमेंट B डेबिट टू डिपार्टमेंट A अकाउंट, खत्म। सही है सर, सही है, अच्छे से सर यहाँ तक सब कुछ अपने को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया, देखो ये मटेरियल की आपकी सारी एंट्री हो चुकी है, अच्छे से रिवाइज करना। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक पॉइंट्स है, इनको और अच्छे से सुन लो, जो क्वेश्चंस में आए हैं, पास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हैं, ताकि आपकी कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। आओ, कैरेज इनवर्ड, बेटा कैरेज इनवर्ड का मतलब तो एक्सपेंस होता है, और अगर आपने मटेरियल चैप्टर अच्छे से करा है तो मटेरियल में अगर कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड है तो वो वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल में ही काउंट हो जाता है ना। तो कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस इनकर आपने करा डायरेक्ट मटेरियल के लिए इतना, इनडायरेक्ट के लिए इतना, तो जो डायरेक्ट मटेरियल के लिए खर्चा करा वो तो सीधा स्टोर्स में जाएगा, क्योंकि अभी आप सामान लेकर आ रहे हो। देखो सामान लेके आने की नॉर्मल एंट्री क्या होती है, स्टोर टू कॉस्ट। अगर मैं कंबाइन एंट्री की बात करूं, स्टोर टू कॉस्ट, उसके लिए ही कोई खर्चा कर दिया सीधा, तो उसकी भी सेम एंट्री होगी। तो पहले तो हो गई स्टोर टू कॉस्ट, और दूसरा जो इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए उसने फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करना पड़ेगा, तो फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्ट। सर कॉस्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये खर्चा मटेरियल के लिए तो है, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, समझ आया सर, ठीक है। तो एंट्री क्या पास होगी, आराम से समझना, कभी भी आपने कोई कैरेज इनवर्ट दिया है, डायरेक्ट मटेरियल के लिए दिया तो एंट्री होगी स्टोर टू कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए आपने कोई कैरेज इनवर्ट करा तो एंट्री होगी फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्ट, बिकॉज इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए किया हुआ खर्चा इज नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को पे करा है फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि मटेरियल है तो फैक्ट्री ओवरहेड, और पे करा है या तो क्रेडिट पे करा होगा या पे करा होगा तो टू कॉस्ट। ठीक है जी, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक ये एंट्री भाई साहब बहुत आती है पेपर में और बच्चों को एक बार में समझ नहीं आती, ध्यान से सुनना। During physical verification of store, it was found that 100 unit of raw material returned to the supplier. आपने 100 यूनिट सप्लायर को वापसी करे, has not been recorded. आपने रिकॉर्ड नहीं करे, रिकॉर्ड कर देंगे। सप्लायर को वापसी करने की एंट्री क्या होती है आप बताओ। आने की एंट्री होती है स्टोर टू कॉस्ट, तो वापसी होगी कॉस्ट टू स्टोर। ये लो मैंने कर दी कॉस्ट टू स्टोर। अब सुनना आगे क्या लिखा है, इट्स परचेज प्राइस इज 50 कॉस्ट टू स्टोर्स। ठीक है, अगर उसका परचेज प्राइस 50 है, बेटा मेरी बात समझना, पहले आपने एंट्री करी होगी स्टोर टू कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट का मतलब होता है अगर आपने सामान क्रेडिट पे खरीदा है तो क्रेडिटर होगा। ठीक है, तो क्रेडिटर मेरी बुक्स में जो पहले आ रहा होगा वो परचेज प्राइस से आ रहा होगा। सही बात है सर, कितने का आ रहा होगा, 100 यूनिट 50 रुपए के हिसाब से आ रहा होगा, मतलब 5,000 रुपए आ रहा होगा। तो क्रेडिटर अगर पहले 5,000 का आ रहा था, तो जब अगर मैं वापसी करूंगा तो सेम अमाउंट से करूंगा, तो यहाँ तो 5,000 आएगा। ठीक है, और जो टू स्टोर होता है, स्टोर मतलब मैंने अपने धंधे में उसकी क्या वैल्यू ले रखी है। जैसे आपको पता है बाहर से सामान कितने में भी लाओ, बट आप अपने धंधे में उसकी वैल्यू फीफो के हिसाब से, लीफो के हिसाब से, वेटेड एवरेज के हिसाब से किसी भी बेसिस पर कर सकते हो। मैंने अपने धंधे में उसकी वैल्यू स्टैंडर्ड कॉस्ट पे 48 के हिसाब से कर रखी है, तो मैं अपने में एंट्री करूंगा 100 इंटू 48, ये आया 4800, और बाकी का जो भी डिफरेंस होगा वो चले जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल में। जरूरी नहीं है हमेशा कॉस्टिंग पीएनएल क्रेडिट में है, कॉस्टिंग पीएनएल डेबिट भी हो सकता है। बहुत आराम से समझना, जब सामान लेकर आया हो तो स्टोर टू कॉस्ट आपने एंट्री करी होगी, उस टाइम पे स्टोर में भी 5,000 गया होगा, कॉस्ट में भी 5,000 गया होगा। जब आप रिवर्स कर रहे हो तो मैं कॉस्ट को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो सामने वाला क्रेडिटर है, उसका अमाउंट चेंज नहीं कर सकता, बट अपना अमाउंट तो चेंज कर सकता हूँ ना। अपना अमाउंट अब मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से रख लिया, वो मेरा स्टॉक है, मैं कैसे भी रख सकता हूँ, तो डिफरेंस कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, रॉ मटेरियल रिपेयर के लिए इशू करा, बेटा कभी भी कोई रिपेयर हो, जनरल मेंटेनेंस हो, ये अभी पॉइंट आया था कंपाइलर में, आपने मटेरियल इशू करा जनरल मेंटेनेंस के लिए। जनरल मेंटेनेंस ये सब चीजें फैक्ट्री में होती है, इनडायरेक्ट है, तो फैक्ट्री ओवरहेड, और सामान आया सामान, तो नीचे क्या आएगा, टू स्टोर, खत्म हो गया। ठीक है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज नॉर्मल लॉस हो सकता है या एबनॉर्मल लॉस हो सकता है, पहले एबनॉर्मल लॉस करते हैं। एबनॉर्मल लॉस है, कॉस्टिंग पीएनएल को डेबिट करोगे, कॉस्टिंग पीएनएल डेबिट, और टू स्टोर लेजर, क्योंकि सामान स्टोर है, मटेरियल हम सारी एंट्री मटेरियल की पढ़ रहे हैं, तो कॉस्टिंग पीएनएल डेबिट टू स्टोर लेजर। दूसरा नॉर्मल लॉस होगा, तो अब नॉर्मल लॉस है, इसका खर्चा बाकी सब पे डालना होता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करोगे, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। पूरी प्रॉपर रीजनिंग मैंने क्लास में ली थी, यहाँ पर मैं आपको डिटेल में फिर भी सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा
इसके अलावा कभी लिखा जाए रॉ मटेरियल के लॉसेस इन्वेंट्री ऑडिट, बेटा इन्वेंट्री ऑडिट करते समय रॉ मटेरियल के लॉसेस मिले तो ऑडिट करते समय मिले है ना, हमेशा थोड़ी मिलेंगे, ऑडिट करते समय मिले हैं, मतलब ये एबनॉर्मल लॉस है, और एबनॉर्मल लॉस है तो एंट्री होगी कॉस्टिंग पीएनएल टू स्टोर्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन साइलेंट है, हम हमेशा क्या मान के चलेंगे, नॉर्मल लॉस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ने कोई डिटेल दे दी बेटा आपको क्रेडिटर्स के लिए, तो ध्यान रखना अगर आपको क्रेडिटर्स के लिए कोई भी डिटेल दी है तो पहले एंट्री क्या पास होगी। क्रेडिटर्स को हम नॉन इंटीग्रेटेड में कभी बनाते नहीं है, इस वजह से हम क्रेडिटर अकाउंट को बनाएंगे तो यह नाम रखेंगे मेमोरेंडम क्रेडिटर्स अकाउंट, क्योंकि हमारी किताब में नहीं बनता, जब भी नॉन इंटीग्रेटेड है बनता नहीं है, इसीलिए मेमोरेंडम। इंटीग्रेटेड होता मैं सीधा लिख देता, ठीक है सर मेमोरेंडम क्रेडिटर्स अकाउंट। पहले नॉर्मल एंट्री डालो, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की। ठीक है सर, आपको पेमेंट की एंट्री मतलब दे रखा होगा इतनी पेमेंट करिए, क्वेश्चन में गिवन होता है तो पेमेंट कर दो, पेमेंट की एंट्री होगी टू बैंक अकाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे बैंक अकाउंट ही दिखाना, बिकॉज नॉन इंटीग्रेटेड में क्रेडिटर का अकाउंट बनता नहीं है, आप जबरदस्ती बना रहे हो, तो यहाँ पे जो नॉर्मल अकाउंट्स वाली टर्म यूज होती है आप वो यूज करो, बिंदास यूज करो, क्योंकि ये मेरी किताब का अकाउंट ही नहीं है ना। तो यहाँ दिखाया टू बैंक अकाउंट, आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी परचेज की। परचेज क्रेडिटर से क्या परचेज करते हो आप, रॉ मटेरियल, तो इसकी परचेज की दूसरी एंट्री स्टोर में जाएगी। अब स्टोर लेजर में जब आप एंट्री करोगे तो एंट्री करोगे स्टोर लेजर डेबिट टू कॉस्ट लेजर, क्योंकि ये तो मेरी किताब का अकाउंट है ना। ठीक है, तो मेमोरेंडम क्रेडिटर्स में आप दिखाओ बैंक और बैलेंसिंग फिगर परचेज, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उस परचेज को जब आप क्रॉस पोस्टिंग करोगे स्टोर्स लेजर में तो दिखाओगे टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के नाम से। ठीक है, यहाँ पे आपका मटेरियल खत्म हो गया। अब आप पूरे आईसीआई स्टडी मैट को छान मारो, आप कंपाइलर को छान मारो, मटेरियल की कोई ऐसी एंट्री नहीं है जो आपसे ना हो, सारी एंट्री हो जाएगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। आओ आगे चलते हैं। लेबर, लेबर में क्या है, वेजेस पेड या पेबल, अभी वेजेस पे करनी है या पेबल है, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, पे तो करनी है ना, तो एंट्री होगी वेजेस कंट्रोल टू कॉस्ट लेजर, क्योंकि पेमेंट करनी है। सही है, फिर से वही आया, अगर डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट वेजेस में अब मटेरियल याद करो, देखो आपको सब याद आ जाएगा। मटेरियल में एंट्री करी थी WIP टू स्टोर्स, तो यहाँ एंट्री क्या होगी WIP टू वेजेस कंट्रोल, क्योंकि यहाँ डेबिट किसको करा है, वेजेस कंट्रोल को, तो WIP टू वेजेस कंट्रोल। ठीक है, इनडायरेक्ट थी तो वहां क्या एंट्री थी, फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर, क्योंकि वो मटेरियल था, यहाँ क्या होगा फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस। ठीक है, दूसरी एंट्री बहुत नॉर्मल है, अगर फैक्ट्री की ही इनडायरेक्ट वेजेस है तो WIP पे जानी चाहिए, तो दूसरी एंट्री सेम होगी आपकी WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, ये बिल्कुल आपकी एसिड सेम चलेगी, क्या नॉर्मल है बिल्कुल, हाँ सर। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड अगर मटेरियल का होता है तो हम एंट्री करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर, क्योंकि स्टोर से आया होगा। दूसरी एंट्री सेम है WIP टू फैक्ट्री, सेम यहाँ पे वेजेस है तो फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस, दूसरी एंट्री सेम है WIP टू फैक्ट्री। ठीक है, डिफरेंस वगैरह सेम वही जाएगा, ये सब बातें मैं आपको बता चुका। अगर इनडायरेक्ट वेजेस ऑफिस या एडमिन की है, अब बात सुनना, अगर ऑफिस या एडमिन है मतलब एडमिन ओवरहेड अगर जनरल है तो पहली एंट्री क्या होगी, एडमिन ओवरहेड टू वेजेस। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई इनडायरेक्ट मटेरियल होता ऑफिस वगैरह में तो एंट्री करते एडमिन ओवरहेड टू स्टोर्स। यहाँ क्या एंट्री करूंगा, यह एंट्री करूंगा एडमिन ओवरहेड टू वेजेस, यहां तक तो सही है। अब बेटा अगर आप कॉस्ट शीट बनाते हो तो कॉस्ट शीट में एडमिन ओवरहेड के अगला खर्चा, सीधा अगला खर्चा जो आता है वो आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। तो अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो यहाँ पे नाम यूज नहीं करते, तो अब अपन नाम क्या यूज करेंगे, देखो अपन समझते हैं फ्लो ऑफ गुड्स। तो बेटा फ्लो ऑफ गुड्स में चीजें क्या क्या है ध्यान से समझना। फ्लो ऑफ गुड में पहला था स्टोर लेजर कंट्रोल, स्टोर लेजर कंट्रोल के बाद आया WIP के बाद आया फिनिश गुड्स के बाद आया कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, ये आपने फ्लो ऑफ गुड्स पढ़ा था। अगर WIP से पहले का कोई खर्चा है, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा है, तो अल्टीमेटली आप उसे WIP में लेके जाते हो तो एंट्री करते हो WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। सही है ना। अब जो एडमिन का खर्चा है वो रियल में इसके बीच का खर्चा है, तो वो किस पे जाएगा, फिनिश गुड्स पे। अब जैसे अगला आएगा शोरूम में कोई इनडायरेक्ट वेजेस है, तो वो इसके बीच का खर्चा है, तो किस पे जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। इसीलिए ये चैप्टर पढ़ने से पहले कॉस्ट शीट दिमाग में होनी जरूरी है, मतलब WIP से ऊपर का कोई ओवरहेड है अल्टीमेटली WIP में जाएगा, उसके बाद वेयर हाउस तक पहुंचते हुए बीच में जो भी ओवरहेड आ रहे हैं वो सारे फिनिश गुड्स में जाएंगे, फिर शोरूम के सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के कोई ओवरहेड है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे जाएंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट वेजेस की एंट्री क्या बनेगी, पहली नॉर्मल एडमिन ओवरहेड टू वेजेस, एडमिन ओवरहेड टू वेजेस आएगी, दूसरी फिनिश गुड्स टू एडमिन ओवरहेड्स, फिनिश गुड कंट्रोल टू एडमिन ओवरहेड। अब देखो आपको लास्ट वाली से समझ आ जाएगा, अगर इनडायरेक्ट वेजेस कोई शोरूम है तो पहली एंट्री क्या करोगे, सेलिंग ओवरहेड्स या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टू वेजेस, पहली एंट्री। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्योंकि बेटा अल्टीमेटली सारे इनडायरेक्ट खर्चों को मुझे कॉस्ट शीट में तो लाना है ना, किस वजह से। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना।
ठीक है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन है, कहाँ डालोगे? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे तो पर्टिकुलरली वो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब वो वेजेस तो है नहीं, तो वो कहाँ जाएगा? टू कॉस्ट लेजर, अभी समझाऊंगा नीचे। और दूसरी एंट्री सेम होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, ये वेजेस खत्म हो गया। वेजेस और मटेरियल एग्जैक्टली सेम है, कहीं पे भी मटेरियल आएगा तो क्रेडिट में आएगा टू स्टोर्स, वेजेस आएगा तो टू वेजेस, दूसरी एंट्री सेम रहती है इनडायरेक्ट में। अच्छा, आपने कोई एक्सपेंस पे करा, जैसे रॉयल्टी पे करी, एंट्री क्या करोगे? अब डायरेक्ट एक्सपेंस है अल्टीमेटली डब्ल्यूआईपी में, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल भी डब्ल्यूआईपी में जाता है, डायरेक्ट लेबर भी सेम, वैसे डायरेक्ट एक्सपेंस भी, तो एंट्री क्या होगी? डब्ल्यूआईपी टू कॉस्ट लेजर। ऐसे समझो, अगर मटेरियल इशू करा था, डायरेक्ट मटेरियल इशू करा था, आपने एंट्री करी थी डब्ल्यूआईपी टू स्टोर्स, सही है। डायरेक्ट लेबर था तो एंट्री करी थी डब्ल्यूआईपी टू वेजेस कंट्रोल। अब यहां डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या होगा? डब्ल्यूआईपी सीधा पे करोगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, जैसे रॉयल्टी वगैरह पे करते हैं अपन। इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, अब फिर से वही बात, इनडायरेक्ट एक्सपेंस समझना, अगर फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो मटेरियल में एंट्री करते थे फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर, वेजेस में एंट्री करते थे फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस, तो एक्सपेंस में क्या करोगे? फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, सीधा खर्चा हुआ है। और अल्टीमेटली इन सबकी दूसरी एंट्री तो सेम है, डब्ल्यूआईपी टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेम है ना। आओ यहीं पहले समझाता हूं फिर दिखाऊंगा। एडमिन ओवरहेड होगा, यहां डाल दो एडमिन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड या एडमिन ओवरहेड। अगर मटेरियल है तो स्टोर आएगा, वेजेस है तो वेजेस आएगी, इनडायरेक्ट कोई खर्चा है तो टू कॉस्ट लेजर आएगा। अल्टीमेटली दूसरी एंट्री सेम है, क्या? फिनिश गुड्स टू एडमिन ओवरहेड, क्योंकि वो फिनिश गुड्स पे जाएगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इनकी जगह सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरी एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ सेल टू सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्योंकि इनडायरेक्ट में हमेशा दो एंट्री होती है, चेक कर लो। ठीक है, पहली एंट्री फैक्ट्री टू कॉस्ट, दूसरी डब्ल्यूआईपी टू फैक्ट्री, दूसरी तो सेम है। अच्छा, यहां पर आओ, एडमिन, एडमिन टू कॉस्ट, जैसे मटेरियल में टू स्टोर था, वेजेस में टू वेजेस था, सेम यहाँ पे ऐसे आएगा। और दूसरी फिनिश गुड्स टू एडमिन, सेम ऐसे। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेम चलेगा, टू कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल टू सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, समझ आया सर? अच्छा, गुड्स ट्रांसफर हो गए टू वेयर हाउस, वेयर हाउस में गुड्स गए हैं, ध्यान रखना, वेयर हाउस में गुड्स गए हैं फैक्ट्री से, तो फैक्ट्री होता है डब्ल्यूआईपी, यहां से गुड्स गए फिनिश गुड, तो फिनिश गुड्स को मिले फिनिश गुड्स डेबिट, तभी कह रहा था वो नाम ध्यान रखना फ्लो ऑफ गुड्स के, फिनिश गुड डेबिट टू डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, इसी को ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है कभी कभी फिनिश गुड एट कॉस्ट, कभी ऐसा लिखा है तो फिनिश गुड को डेबिट कर दो। अब फिनिश गुड को डेबिट करा मतलब फिनिश गुड को सामान मिला, कहां से मिलेगा? आप बताओ कहां से मिलेगा? डब्ल्यूआईपी से। दूसरा लिखा है गुड्स फिनिश एट कॉस्ट, सेम बात है, जो लिखा है उसको डेबिट कर दो, तो जो पीछे वाला आ जाएगा उससे पीछे वाला जो होगा फ्लो ऑफ गुड्स उससे क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि आएगा वहीं से। ठीक है, सेम समझो, गुड्स शोरूम में ट्रांसफर हो गए वेयर हाउस से, तो फिनिश गुड्स से निकल करके कॉस्ट ऑफ सेल में चले गए, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट टू फिनिश गुड्स। सेम, कहीं पर लिखा है कॉस्ट ऑफ सेल, जो लिखा है उसी को डेबिट कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, सामान आएगा कहां से? फिनिश गुड्स से। दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट टू फिनिश गुड्स करो। देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए दो एंट्री कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू फिनिश गुड्स करो, फिर अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करो, ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि कंबाइन में ये कट जाएगा और सेम एंट्री पास हो जाएगी। या डायरेक्ट एंट्री कंबाइन एंट्री पास करनी वो भी कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट। ठीक है जी, यहां तक अपना सारा कुछ हो गया। आ गया हो सेल्स रिटर्न। अब बात समझना, आप रिटर्न नहीं कर रहे, आपने तो जो सप्लायर को रिटर्न करा था वो परचेज रिटर्न था। सेल्स रिटर्न का मतलब कस्टमर ने अब मुझे कोई चीज वापसी करी। ठीक है, तो कस्टमर ने मुझे कोई चीज वापसी करी, आगे लिखा है एट कॉस्ट या कस्टमर रिटर्न एट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शोरूम से गुड्स जो हैं वो वेयर हाउस में आए हैं, इसका मतलब है शोरूम से गुड्स वेयर हाउस में आए, तो वेयर हाउस को मिले फिनिश गुड डेबिट, कहां से आए? शोरूम से, तो टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, कस्टमर ने वापसी नहीं दी, क्योंकि कस्टमर वापसी करता तो सेल प्राइस पे करता, कॉस्ट पे कोई चीज वापसी आई है मतलब शोरूम से गुड्स आकर के वापसी आए हैं वेयर हाउस में। ठीक है, आगे देखो, सारी कॉस्ट को कॉस्टिंग पैनल में लेके जाओगे, तो कॉस्टिंग पैनल में कैसे लेके जाते हो? कॉस्टिंग पैनल यहां पर आती है सारी कॉस्ट, तो एंट्री क्या होगी? कॉस्टिंग पैनल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल्स को रिकॉर्ड करने की एंट्री, पहली एंट्री होती है कैश टू सेल्स, तो मैं क्या करूंगा? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। दूसरी एंट्री कॉस्टिंग पैनल में इधर आएगा सेल्स, तो एंट्री होगी सेल्स डेबिट टू कॉस्टिंग पैनल। देख लो, सही है। हाँ, ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब करा बेटा, अगर कोई भी ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब करा है मतलब फायदा है तो कॉस्टिंग पैनल क्रेडिट होगा, और जो भी ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब करा है, चाहे फैक्ट्री है, चाहे एडमिन है, चाहे सेलिंग है, उसको ऊपर लिख देना, तो फैक्ट्री एडमिन या सेलिंग ओवरहेड डेबिट टू कॉस्टिंग पैनल। अंडर रिकवरी है तो नुकसान हुआ तो कॉस्टिंग पैनल डेबिट, जो भी ओवरहेड है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहां तक सही है सब कुछ।
अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लो जो पेपर में आ सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस में से उठा करके यहाँ लिखे, ध्यान से सुनना। पहला, एडमिन सेलिंग ओवरहेड ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट चार्ज ऑफ टू P&L अकाउंट इन द पीरियड विच दे आर इंकर। अगर एडमिन और सेलिंग के साथ लिखा है कि ये पीरियड कॉस्ट है, तो पीरियड कॉस्ट का मतलब है इनका जो भी बैलेंस है वो P&L में जाएगा, ठीक है। वैसे भी P&L में जाता है, मतलब अगर ये लाइन नहीं लिखी आएगी तो एडमिन हो सेलिंग हो, पहले सब कुछ आप कॉस्ट ऑफ सेल्स तक लेके जाते हो। जैसे सारे खर्चे करें, सारे खर्चे से सबसे पहले सारे खर्चों को WIP पे लाते हो, फिर इसके बाकी आगे के सारे खर्चे मिला करके आप फिनिश गुड्स पे लाते हो, फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स पे लाते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स से P&L में जाता है। बट अगर लिखा है पीरियड कॉस्ट है, मतलब सीधा P&L में लेकर जाओगे, ठीक है। अदरवाइज पहले कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा फिर P&L में जाएगा, ठीक है। एक ये बहुत आता है WIP रिजेक्टेड। वर्क इन प्रोग्रेस हमारा जनरली रिजेक्ट होता नहीं है बेटा। अगर वर्क इन प्रोग्रेस आपका रिजेक्ट हो रहा है जिसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो ये एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस की एंट्री पास करोगे, कॉस्टिंग P&L डेबिट टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, नॉर्मल एंट्री। अच्छा, कोई पैसा आ गया मतलब स्क्रैप वैल्यू है, तो बैंक को डेबिट करोगे ना, तो फिर क्या एंट्री बननी चाहिए, बैंक डेबिट टू WIP, और जो नुकसान होगा वो कॉस्टिंग P&L। देखो यही एंट्री बनाई है, बैंक की जगह लिख दिया कॉस्ट लेजर कंट्रोल, कॉस्टिंग P&L डेबिट टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। जरूर जरूर बताना कि आपको मजा आ रहा है बेटा, आप अप्रिशिएट करते हो, वही हमारी मोटिवेशन बनती है। अगर आपको मजा आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताना। ऐसा लग रहा है सर अब तो बहुत आसान चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसमें। आओ, अगर कभी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये पॉइंट मैंने कंपाइलर में भी डिस्कस करा है, नीचे इन्फॉर्मेशन में लिखा था जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गई। बेटा कंप्लीट हो गई मतलब एसेट बन गया, एसेट बन गया मतलब रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है तो मैं अपनी बुक्स में उसे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाऊंगा, लास्ट में इसका जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा CD ना लिख करके उसे ट्रांसफर कर दूंगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में, बिकॉज कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट अगर आपको बेसिक याद है, रियल और पर्सनल सारा कुछ उसमें आता है, ठीक है। तो यहाँ नॉन इंटीग्रेटेड आपका पूरा खत्म हो गया। अब नॉन इंटीग्रेटेड से रिलेटेड आप जैसा मर्जी क्वेश्चन चाहो वो कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। आओ आगे, इंटीग्रेटेड सिस्टम। कॉस्टिंग वाले सारे अकाउंट रहेंगे, कॉस्टिंग के सारे अकाउंट रहेंगे, स्टोर लेजर, वेजेस कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, WIP जो लेना है सब रहेंगे। कॉस्ट लेजर कंट्रोल नहीं आएगा, कॉस्टिंग P&L नहीं आएगा। कॉस्ट लेजर कंट्रोल की जगह फाइनेंशियल अकाउंट जो है, मतलब रियल या पर्सनल है, वो आएंगे। जैसे बताता हूँ, मान लो आपने बाहर से मटेरियल खरीदा, तो कंबाइन एंट्री आप पास कर देते स्टोर टू कॉस्ट। अब मैं क्या पास करूंगा, स्टोर अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू क्रेडिटर्स, ठीक है। मतलब कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट नहीं आएगा, कॉस्टिंग P&L नहीं आएगा। कॉस्ट लेजर की जगह जो फाइनेंशियल अकाउंट में सारे अकाउंट आते थे अब वो आएंगे, क्योंकि आप इंटीग्रेट कर रहे हो। कॉस्टिंग P&L की जगह अब नॉर्मल P&L आएगा, ये ध्यान रखना। जल्दीबाजी में कॉस्टिंग P&L मत लिख कर आना। ICAI ने भी सजेस्टेड आंसर्स में बहुत जगह कॉस्टिंग P&L लिखा है, जो मेरे हिसाब से गलत है। जब इंटीग्रेट हो चुका है तो P&L आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे वेजेस पेड किया, पहले एंट्री क्या करते थे आप, करते थे वेजेस कंट्रोल टू कॉस्ट लेजर। अब मैं क्या एंट्री पास करूंगा, वेजेस कंट्रोल टू बैंक या जो भी आ जाएगा, ठीक है। पेबल होगा पेबल आ जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड आउटस्टैंडिंग है, मैं क्या एंट्री पास करूंगा, फैक्ट्री ओवरहेड आउटस्टैंडिंग है, तो अपन एंट्री क्या पास करते हैं तुम बताओ। कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो एक्सपेंस डेबिट टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, ये एंट्री पास करते हो ना, यहाँ पर भी ऐसे होगी, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड आउटस्टैंडिंग या पेबल, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेटेड का जैसा मर्जी क्वेश्चन होगा आपसे बहुत आराम से हो जाएगा, और इंटीग्रेटेड के क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है अपकमिंग अटेम्प्ट में। मैंने May 25 के लिए भी ये भी बोला था कि रिकंसिलेशन के चांसेस कम है, नॉन इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेटेड पे फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, जो कि नहीं आया, फिर रिकंसिलेशन पूछा है। तो अल्टीमेटली सितंबर 25 या जनवरी 26 आपको कंफर्म देखने को मिलेगा, पक्की बात बता रहा हूँ, नॉन इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेटेड पे फुल फ्लेज क्वेश्चन। मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, मेरे चैनल पे जाओगे तो एक आपको मैराथन मिल जाएगी जिसमें स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन डिस्कस है, उसमें से चैप्टर कर लो। कंपाइलर बैच की सीरीज है, उसमें भी ये चैप्टर हो चुका है, वहां से कर लो, पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। आओ अब इसमें ये वाला पॉइंट और देख लो क्या है। इफ इन क्वेश्चन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस गिवन, अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दे रखा है, भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो देने का मतलब यही है कि आप एसेट में कोई डेप्रिसिएशन डाल ही नहीं रहे हो, एसेट सूखा चल रहा है, सारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जा रहा है। अगर ऐसा है तो जनरल एंट्री डेप्रिसिएशन की क्या होगी, ध्यान से सुनना। अकाउंट्स में आप डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हो, लेकिन यहाँ तो कॉस्ट भी इंटीग्रेट हुआ है ना, तो कॉस्ट के तो सारे अकाउंट वही रहेंगे। डेप्रिसिएशन कुछ नहीं लिखा तो माना जाता है फैक्ट्री का, मतलब फैक्ट्री में सबसे ज्यादा मशीन्स होती है, प्लांट होते हैं, तो डेप्रिसिएशन की जगह हम डेबिट करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट।
अब ये मशीन वगैरह में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बस ये ध्यान रखना। अच्छी एंट्री थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी, एग्जाम के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही लिख दिए थे, ठीक है। तो बहुत आराम से एंट्री क्या बनेगी, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट बिकॉज डेप्रिसिएशन इज कंसीडर्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड, और टू एसेट नहीं, क्या दिखाओगे, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बिकॉज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ इट इज गोइंग टू से कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बन रहा है, देयरफॉर एसेट में नहीं जाएगा, ठीक है, एसेट सूखा रहेगा। आओ रिकंसिलिएशन का टॉपिक, रिकंसिलिएशन का ये अकाउंट समझाने से पहले, रिकंसिलिएशन का अकाउंट समझाने से पहले आपको कुछ बातें समझाना चाह रहा हूं। लो मैं आपकी स्क्रीन के सामने पूरा आ जाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। रिकंसिलिएशन में कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप मेरे हिसाब से चल रहे हो, ठीक है। क्या तब ध्यान रखोगे, अगर आप कॉस्टिंग का बेस रख रहे हो ऊपर, जैसे हम स्टेटमेंट बनाते हैं, आप कॉस्टिंग का बेस ऊपर रख रहे हो, तो ध्यान रखना ये मेरा कॉस्टिंग का हाथ है। अब फाइनेंस का अगर प्रॉफिट कम है, मैं कॉस्टिंग के हाथ को ही ऊपर या नीचे करूंगा, तो कॉस्टिंग को ही नीचे करूंगा, या कॉस्टिंग कम है तो कॉस्टिंग को ही बढ़ाऊंगा, मतलब जिसको बेस रखा है उसी को आप ऊपर नीचे करोगे, दूसरा हैंड हमेशा फिक्स रहेगा, ये ध्यान रखना। अभी करके दिखाऊंगा पहली चीज, ठीक है। दूसरा, अगर क्वेश्चन में लिखा है कॉस्टिंग में कोई खर्चा ओवर रिकवर है, ध्यान रखना जस्ट फॉर द रिकंसिलिएशन पर्पस, उसका मतलब है कॉस्ट में खर्चा ज्यादा है। जैसे एक एंट्री समझाता हूं, ध्यान से सुनो। रिकंसिलिएशन में एंट्री आई, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवर रिकवर बाय 20,000 इन कॉस्ट अकाउंट्स। इसका मतलब, क्योंकि ओवर रिकवर या ओवर एब्जॉर्प्शन ये वर्ड ही कॉस्टिंग में यूज होते हैं, फाइनेंस में नहीं होते। फाइनेंस में सारा खर्चा एक्चुअल बेसिस पे आता है, कॉस्टिंग में आता है एब्जॉर्ब या रिकवर, सेम बात है। तो ओवर का मतलब है कॉस्ट में खर्चा ज्यादा। बेटा कॉस्ट में खर्चा ज्यादा मतलब यानी कॉस्ट, ये देखो ये कॉस्ट है, ये वाला कॉस्ट का प्रॉफिट कम। अब अगर मैंने कॉस्ट को बेस लिया तो इसी को बढ़ाऊंगा, तो अब इसको ऊपर कर दो, ठीक है। अगर कॉस्ट में कोई खर्चा अंडर रिकवर है, मतलब कॉस्ट में खर्चा कम, कॉस्ट में खर्चा कम मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा। अगर कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा है, कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा, अकाउंट्स का कम है, कॉस्ट के प्रॉफिट को कम कर दो। समझ आया नहीं आया जरूर बताना। ये हाथ वाली ट्रिक अच्छे से समझ आई या नहीं आई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर आप हंस रहे हो मुझे देख के, ठीक है। आओ यहां तक समझ आया। एक खर्चा और लेता हूं, बेड डेट्स है जो अकाउंट्स में आए। बेटा बेड डेट अगर अकाउंट्स में आए हैं मतलब अकाउंट्स का प्रॉफिट कम हो गया, अकाउंट्स का प्रॉफिट कम है, कॉस्ट का वही है, कॉस्ट के प्रॉफिट को कम कर दो, बस ऐसे, ठीक है। पीएनएल में एक आया, अकाउंट्स में आया रेंट रिसीव, रेंट रिसीव कॉस्टिंग में तो नहीं आता, आपको रेंट मिला है, मतलब अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा, अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा है, कॉस्ट का कम है, कॉस्ट को बढ़ा दो, ठीक है। जिसको बेस लोगे उसको बढ़ाओगे। अगर ऊपर फाइनेंशियल अकाउंट को बेस लिया है तो उस हिसाब से उसको ऊपर नीचे करना, कॉस्ट को बेस लिया उस हिसाब से करना। जो भी मैंने आपको अभी तक समझाया इसके बेसिस पर रिकंसिलिएशन के सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हो जाएंगे, ठीक है। कई बार एक एडजस्टमेंट आती है स्टोर एडजस्टमेंट, भाई मुझे पता ही नहीं, कोई बात नहीं, वो आगे लिखेगा, ये क्रेडिट हो रही है फाइनेंशियल अकाउंट में, फाइनेंशियल अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, इसका मतलब क्या है तुम बताओ। फाइनेंशियल अकाउंट में अगर कोई चीज क्रेडिट हो रही है मतलब फाइनेंस का प्रॉफिट ज्यादा, फाइनेंस का प्रॉफिट ज्यादा, कॉस्टिंग का कम है, कॉस्टिंग को बढ़ा दो, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक की बात करूं, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है कॉस्ट अकाउंट्स में। बेटा ओवर वैल्यू है मतलब ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है कॉस्ट में। अगर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है कॉस्ट में तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आता है, मतलब खर्चा है। तो ओपनिंग स्टॉक की अगर वैल्यू ज्यादा है मतलब खर्चा ज्यादा है कॉस्ट में, खर्चा ज्यादा है कॉस्ट में मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट कम, कॉस्ट का प्रॉफिट कम, अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट को बढ़ा दो। अगर क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है अकाउंट्स में, मान लो ओवर वैल्यूएशन है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अकाउंट्स में। बेटा अगर अकाउंट्स में ज्यादा है दैट मींस अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है, ठीक है। तो अगर अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा है, कॉस्ट का कम है, कॉस्ट के प्रॉफिट को बढ़ा दो। क्लियर हुआ है नहीं हुआ। एक एंट्री आती है डेप्रिसिएशन, दोनों में डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो जहां डेप्रिसिएशन ज्यादा वहां खर्चा ज्यादा, प्रॉफिट कम, उस हिसाब से कर लेना, सिंपल सी बात है। यही सारी एडजस्टमेंट आती है। इनकम टैक्स पे करा, अकाउंट्स में आएगा। एक बात और बताता हूं, कहीं पर भी इंटरेस्ट वर्ड लिखा आया, ध्यान रखना बेटा, जो इंटरेस्ट होता है कॉस्ट शीट में भले अब आप इंटरेस्ट दिखाते हो, अमेंडमेंट में आता है, बट फॉर द रिकंसिलिएशन पर्पस इंटरेस्ट को माना जाता है सिर्फ अकाउंट्स में आ रहा है या नहीं आ रहा। और खाली इंटरेस्ट लिखा है मतलब माना जाता है इंटरेस्ट पेड है, मतलब अकाउंट्स में खर्चा ज्यादा, अकाउंट्स का प्रॉफिट कम, अकाउंट्स का प्रॉफिट कम, मेरा प्रॉफिट ज्यादा है, मैं भी अपना प्रॉफिट कम कर दूंगा इक्वल लाने के लिए, ठीक है। तो इसके बेसिस पर आप सारे के सारे क्वेश्चन रिकंसिलिएशन वाले कर पाओगे। एक बार आपको पढ़वा देता हूं, देखो क्या लिखा है। ओवर एब्जॉर्ब, ओवर एब्जॉर्ब का मतलब कॉस्ट में खर्चा ज्यादा मतलब प्रॉफिट कम। अंडर एब्जॉर्ब मतलब कॉस्ट में खर्चा कम मतलब प्रॉफिट ज्यादा, ये ध्यान रखना। कोई भी चीज एक्चुअली इनकर है मतलब वो फाइनेंशियल बुक्स की होगी, अकाउंट्स की होगी। रिकवर या एब्जॉर्ब है वो किसकी होगी, कॉस्टिंग की होगी।
अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन का मतलब अगर ओपनिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन है मतलब खर्चा कम, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आता है, खर्चा कम मतलब प्रॉफिट ज्यादा। अंडर वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक की, अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का मतलब इनकम कम है, इनकम कम प्रॉफिट कम, ध्यान रखना। ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन है मतलब खर्चा ज्यादा, खर्चा ज्यादा तो प्रॉफिट कम। ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक की है तो क्रेडिट साइड में आएगा तो इनकम ज्यादा, चाहे जहां पर भी है, ठीक है। अच्छा, अगर क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ भी नहीं बोला कॉस्ट शीट में, फिनिश गुड्स में, कॉस्ट शीट में, तो हमेशा फिनिश गुड्स की वैल्यू कॉस्ट शीट में हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये आपको पता होगा। अगर आप कॉस्ट शीट भी पढ़ते हो मेरे साथ तो कॉस्ट शीट में भी मैं ये बताता हूं, आपने पूरी कॉस्ट शीट बनाई, लास्ट में आता है एडजस्टमेंट ओपनिंग फिनिश गुड्स, यहाँ आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, माइनस करते हो क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अगर क्लोजिंग फिनिश गुड्स के लिए कोई डाटा नहीं दे रखा तो हम हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, रिकंसिलेशन की एक ये बहुत अच्छी एंट्री है, इस एंट्री को देख लो जरा, ये रिकंसिलेशन की एंट्री क्या है समझो आराम से। नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी 60,000 है, मैंने कंपाइलर में भी कराई है, शायद स्टडी मैट में भी होगा इसका क्वेश्चन, और बहुत आता है, रिपीट हुआ है 4 से 5 बार। नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी 60,000 है, सेल्स हुई 50,000 की, एक्चुअल में फैक्ट्री एक्सपेंस दे रखे हैं 1.5 लाख, जिसमें से 60% फिक्स है। तो अब मान लो मैं रिकंसिलेशन का क्वेश्चन कर रहा हूं, तो रिकंसिलेशन के क्वेश्चन में क्या है, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला, कॉस्ट शीट दे रखी है, आपको फाइनेंस अकाउंट्स बनाना है और रिकंसाइल करना है, या फाइनेंशियल अकाउंट दे रखा है, कॉस्ट शीट बनानी है और रिकंसाइल करना है, या कॉस्ट और फाइनेंशियल दोनों बना के रिकंसाइल करना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या खाली रिकंसिलेशन करना है, ठीक है। तो एक्चुअल फैक्ट्री एक्सपेंस इतने। अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंट्स की बात करूं, आपको कुछ नहीं करना, फाइनेंशियल अकाउंट्स में जब आप पीएनएल बनाते हो, ये देखो आपने बनाया पीएनएल, पीएनएल में एक तरफ डेबिट आएगा एक तरफ क्रेडिट आएगा, डेबिट साइड पे सीधा खर्चे दिखा दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि अकाउंट्स में हम सीधा सीधा दिखाते हैं कि एक्चुअल में इतना खर्चा हुआ, मेरे को मतलब ही नहीं है कि फिक्स इतना हुआ वेरिएबल इतना हुआ, उससे मेरे को कोई चीज लेनी देनी नहीं होती, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं यहां तक सही है सर, सब कुछ सही है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सीधा एक्चुअल खर्चा आएगा, नहीं फिक्स नहीं वेरिएबल नहीं, कोई एब्जॉर्ब रिकवरी कुछ नहीं, सीधा फाइनेंशियल में सीधा। अच्छा, अब अगर मैं आपके साथ कॉस्ट शीट की बात करूं, कॉस्ट शीट की बात ध्यान से समझना, कॉस्ट शीट बनती है एब्जॉर्प्शन पे, जैसे एक्चुअल पे बनता है। अगर कॉस्ट शीट बेटा एब्जॉर्प्शन पे बन रही है, दैट मींस सबसे पहले उसने बोला था 60% फिक्स है, मतलब 40% वेरिएबल होगा, तो जो एक्चुअल एक्सपेंस है पहले 40% उसका सीधा डाल दो, तो 1.5 लाख का 40% वेरिएबल सीधा आ जाएगा, ठीक है। दूसरे का क्या करोगे, फिक्स का क्या करोगे, पहले करोगे 1.5 लाख का 60%, ये फिक्स है। अब फिक्स हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी पे एब्जॉर्ब होता है, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो या नहीं लिखा, तो 1.5 लाख का 60% ये नॉर्मल कैपेसिटी पे एब्जॉर्ब होगा, मतलब ये खर्चा 60,000 यूनिट का है, और मैं अभी अपनी कॉस्ट शीट 50,000 यूनिट की बना रहा हूं, तो 50,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा। पूरी कॉस्ट शीट में ये बात ध्यान रखना, अगर कोई ओवरहेड है, पूरी कॉस्ट शीट बोल रहा हूं, अगर ओवरहेड है जिसमें से 10% वेरिएबल है, तो एक्चुअल एक्सपेंस का सीधा 10% दिखा दो बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल में कोई झंझट नहीं है, क्योंकि जितना एक्चुअल में हुआ वेरिएबल वैसे ही चलता है। अब बाकी 90% फिक्स है, तो पहले खर्चे का 90% करो, उसे डिवाइड करना नॉर्मल कैपेसिटी जितनी है, जैसे 60,000 यूनिट है, पर अभी तो मैंने 50 बनाया ना, बाकी का 10,000 का खर्चा अगली कॉस्ट शीट में जाएगा, अभी नहीं जाएगा, ध्यान रखना प्लीज, ठीक है। एक पॉइंट और है, ये भी सुन लो, ठीक है। ये पॉइंट और है, इसके बाद आपका सारा चैप्टर खत्म हो गया, इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर लो, कर सकते हो आराम से। व्हेन रिकंसिलेशन अकाउंट इज गिवन, ध्यान से सुनना, अगर ये बहुत ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, अगर कभी कॉस्टिंग का पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आया तो ये जरूर जरूर पूछा जाएगा, ऐसा मेरा अंदर से मन कहता है। सुनो, रिकंसिलेशन का अकाउंट गिवन है बेटा, रिकंसिलेशन का अकाउंट ऐसे गिवन होगा, डेबिट और क्रेडिट साइड, ठीक है, और आपको कॉस्ट शीट भी गिवन है, कॉस्ट शीट भी गिवन है। अब आपको फाइनेंशियल का पीएनएल बनाना है, फाइनेंस पीएनएल अकाउंट बनाना है, कैसे बनाओगे, देखो अगर आपको रिकंसिलेशन गिवन है, कॉस्ट शीट गिवन है, और मेरे को फाइनेंस पे आना है, तो मैं कैसे आऊंगा। सबसे पहले आप ये देखो आप कौन सी चीज ढूंढ रहे हो, जैसे ओपनिंग स्टॉक ढूंढ रहे हो, तो ओपनिंग स्टॉक फाइनेंस के डेबिट साइड पे आता है, तो आप पहले उसे एक्स ले लो, ठीक है। अगर डेबिट साइड पे कोई आइटम आ रहा है, एक्स ले लो। अब आप देखो उसकी रिकंसिलेशन में किस तरफ एंट्री है, अगर रिकंसिलेशन में भी डेबिट साइड में एंट्री है, क्योंकि रिकंसिलेशन दे रखा होगा, प्लस कर देना अगर डेबिट साइड में। अगर रिकंसिलेशन में क्रेडिट साइड में है और हमारा आइटम डेबिट है, तो माइनस कर देना, यहां तक सही है, हाँ सही है, और प्लस माइनस करके ये आ जाएगी कॉस्ट शीट की वैल्यू। अब कॉस्ट शीट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इन दोनों में से एक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, एक्स आ जाएगा। आपको हर आइटम के लिए यही करना है, ध्यान से सुनना। अगर फाइनेंशियल में कोई चीज आप डेबिट साइड वाली देख रहे हो, जैसे वेजेस पेड देख रहे हो,
मुझे नहीं पता कितनी है, x माना प्लस रिकंसिलेशन अकाउंट में देखो कहां पर आ रहा है, या तो डेबिट में आएगा क्रेडिट में, डेबिट में है तो प्लस कर देना, क्रेडिट में है तो माइनस कर देना, कहीं नहीं है जीरो दिखा देना और लास्ट में इक्वल टू रख देना कॉस्ट शीट की वैल्यू। तो कॉस्ट शीट की वैल्यू है, अब x प्लस ये वाली वैल्यू इक्वल टू कॉस्ट शीट की वैल्यू है, इसको यहाँ भेज के आप x निकाल सकते हो आराम से, मुश्किल थोड़ी है। क्रेडिट साइड पे होगा तो क्रेडिट साइड वाले को अगर आपने x माना है और रिकंसिलेशन में वो डेबिट साइड पे है तो माइनस कर देना, क्रेडिट साइड पे है तो प्लस कर देना, इक्वल टू रख देना, कॉस्ट शीट की वैल्यू x आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसा आपके पास पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉस्ट शीट बनानी है, कॉस्ट शीट बनानी है और रिकंसिलेशन दे रखा है और फाइनेंशियल का अकाउंट दे रखा है, सेम यही फॉर्मूला लगाना। क्या लगाओगे, फाइनेंस के अकाउंट में डेबिट साइड में आइटम आपके पास है, रिकंसिलेशन में भी डेबिट साइड में, तो प्लस कर दो, सीधा वैल्यू कॉस्ट शीट की आ जाएगी। वो तो और आसान हो गया, क्योंकि अब की बार मुझे ये वाला आइटम दे रखा होगा जिसको मैं एक्स मान रहा हूँ, रिकंसिलेशन में डेबिट साइड में प्लस करूंगा, क्रेडिट साइड में माइनस करूंगा, सीधा कॉस्ट शीट की वैल्यू आती जाएंगी। कभी आया तो आउट ऑफ द बॉक्स ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा बन सकता है, मैंने क्लास में बहुत ज्यादा डिटेल में बताया था बच्चों को। ठीक है, अब एक टॉपिक बच गया मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट, ये और देख लो। अलग अलग ऑथर्स अलग अलग प्रेजेंटेशन करते हैं, कभी कभी ICAI भी अलग प्रेजेंटेशन करता है, आपको कैसे करना है वो समझो। कभी भी क्वेश्चन में लिखा आए मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट बनाना है, जो आजकल बहुत आ रहा है, आप याद कैसे रखोगे, सबसे पहले अगर मैं कभी भी अकाउंट्स का P&L बनाता हूं तो प्रॉफिट इस तरफ आता है, ये आपको पता है, अकाउंट्स का प्रॉफिट इस तरफ आता है। तो अगर क्वेश्चन में अकाउंट्स का प्रॉफिट दे रखा है तो इस तरफ, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर अकाउंट्स का प्रॉफिट इधर है तो अकाउंट्स का लॉस इधर आएगा, अकाउंट्स का प्रॉफिट इधर है तो कॉस्ट का अगर प्रॉफिट है तो वो इधर आएगा, कॉस्ट का लॉस है तो इधर आएगा, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, कैसे ध्यान रखोगे दोबारा बता दो, मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट कभी बनाना है तो ऐसे ध्यान रखना, फाइनेंस के P&L में प्रॉफिट कहां दिखाते हैं, तो फाइनेंस के P&L में प्रॉफिट दिखाया जाता है क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंट्स का प्रॉफिट वहीं आएगा, अकाउंट्स का प्रॉफिट वहां है तो अकाउंट्स का लॉस दूसरी तरफ, अकाउंट्स का प्रॉफिट यहाँ पर है तो कॉस्ट का प्रॉफिट इधर, कॉस्ट का लॉस इस तरफ। यहाँ तक तो सही है सब कुछ। देखो ये 4 आइटम आपने दिखा दिए, इन 4 आइटम में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ आपने रखा अकाउंट्स का प्रॉफिट, अकाउंट्स का प्रॉफिट यहाँ रखने के बाद जो हमारी हाथ वाली ट्रिक है ना, अगर आपने अकाउंट्स को ही बेस लिया है तो ये देखो मैंने अकाउंट्स का प्रॉफिट कहां कहां पे बढ़ाया था वो सारे इधर आएंगे, या कॉस्ट को बेस लिया तो कॉस्ट के प्रॉफिट को कहां कहां कम करा था वो सारे इधर आएंगे, दूसरी तरफ अपोजिट आएंगे। ठीक है, आओ आपको एक बार समझा देता हूँ रिकंसिलेशन अकाउंट कैसे बनेगा, एक एंट्री से समझाता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लो यहाँ पर समझाता हूँ, ध्यान से देखना, रिकंसिलेशन अकाउंट, बस खत्म हो गया चैप्टर, यही सारे कॉन्सेप्ट है, आराम से देखो कैसे होगा। ये रिकंसिलेशन का अकाउंट बनाया मैंने, मान लो मैं कॉस्ट के प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहा हूं, तो कॉस्ट का प्रॉफिट इधर होगा, कॉस्ट का प्रॉफिट लिख देते हैं, दे रखा है 7,000 मान लो, कॉस्ट का इधर आता है क्योंकि अकाउंट्स का दूसरी तरफ आता है, सही है ना। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, अब आपने कोई एडजस्टमेंट करी, जैसे मान लेते हैं कॉस्ट में कोई खर्चा ओवर रिकवर है 10,000 से, बेटा कोई खर्चा ओवर रिकवर है 10,000 से, मतलब खर्चा ज्यादा है 10,000 से, वहां खर्चा ज्यादा है मतलब प्रॉफिट कम होगा, कॉस्ट का प्रॉफिट कम है और बेस लिया तो कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। जब भी कॉस्ट को बढ़ाना है तो इसी तरफ बढ़ाना है, ध्यान रखना, कॉस्ट को बढ़ाना है तो इस तरफ, कॉस्ट को कम करना है तो इस तरफ। ठीक है, सेम वैसे अगर आप अकाउंट्स को बेस लोगे तो अकाउंट्स इधर आएगा, तो अकाउंट्स के प्रॉफिट को बढ़ाना है तो इस तरफ, प्रॉफिट को कम करना है तो इस तरफ, दूसरी चीज निकल करके आ जाएगी, क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है गाइस, हाँ जी, तो इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में आपको बता दिए, सारी एंट्रीज बता दी, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर जरूर लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना, अपने हर दोस्त के साथ शेयर करो। लगभग 43 मिनट्स के अंदर हमने सारा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम यहाँ पे खत्म कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ कॉन्सेप्ट सीरीज के, और सारे कॉन्सेप्ट आपको मक्खन करा के जाऊंगा एग्जाम की सारी एंट्रीज के साथ। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।